हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है विकास। आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, और थंबनेल और टाइटल देख के लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ कि रातों रात भारत की जो कोस्ट लाइन है, यानी कि जो तट रेखा है, वो 48% के करीब बढ़ गई। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भारत ने हाल में किसी राज्य का, किसी नए स्टेट का अधिग्रहण तो किया नहीं है, कोई नया द्वीप तो खोजा नहीं गया है। फिर यह बदलाव कैसे हुआ? तो इसका उत्तर आज आपको मिलेगा। इस दौरान हम कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, लास्ट में मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देके जाऊंगा, और हम समझेंगे कि चीजें, कई बार जो चीजें जिस प्रकार से दिखती हैं एकदम उसी प्रकार से नहीं होती। छोटे छोटे कुछ बदलाव हैं जो जरूरी हो जाते हैं, और उन बदलावों के कारण हमें इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या मुद्दा है इस पे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की तटरेखा की लंबाई में महत्वपूर्ण संशोधन की रिपोर्ट दी है। क्या है? भारत की तटरेखा 1970 में जब मापी गई थी तो वो 7,516 किलोमीटर थी, लेकिन जब इसे 2023-24 यानी कि 24 दिसंबर में जब इसको मापा गया तो ये लगभग 11,098 किलोमीटर की हो गई है। मतलब तटरेखा सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा है भारत की बाउंड्री में, पर इसमें बड़े स्तर पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 47.6 या हम मोटा मोटी कहें तो लगभग 48% की बढ़ोतरी देखने को मिली है तटरेखा में। अब इससे जुड़े कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं। इस पे बात करने से पहले मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS में जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का नया बैच है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। जी हाँ, मैं ही उस बैच को पढ़ाता हूं, उस बैच में मैं ही आपसे मिलूंगा। कबीरदास से यह बैच शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शनल कोर्सेज में जाके हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य को चुनना है। आपका माध्यम अंग्रेजी हो या हिंदी हो, हिंदी लिटरेचर आप ले सकते हैं। हिंदी लिटरेचर का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो शानदार रहा है। तो ये एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जो आसान है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, इससे जुड़ के आनंद ही आनंद है। लेकिन अगर आपको जुड़ना है तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और इस कोड का, ये जो कोड यहां पे लिखा हुआ विकास लाइव कोड, इस कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले बिंदु पे। ठीक है, तो पहला बात क्या है कि ये वृद्धि जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भू क्षेत्र अधिग्रहण के कारण नहीं हुई है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं पहले भी स्पष्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये हुई किस कारण है? ये हुई है ज्यादा सटीक मापों के कारण। ठीक है, जैसे हर बार किसी चीज को जब हम मापते हैं तो माप करने की कोई स्केल होती है, हर चीज को मापने की एक स्केल होती है। यहां पे भी एक नई स्केल से, एक बेहतर रेजोल्यूशन की स्केल से इसको मापा गया है, तो ये बदलाव देखने को मिला है। इसी दौरान हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं कोस्ट लाइन पैराडॉक्स, यानी कि जो तट रेखा विरोधाभास है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और क्या है? इसके अलावा भारत में द्वीपों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। एक बार फिर से, द्वीपों की संख्या में वृद्धि होना वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इसके कुछ और कारण हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसको समझते जाएंगे। ठीक है, और क्या है? प्रशासनिक और सामरिक दृष्टिकोण से समुद्र तट की लंबाई, द्वीपों की संख्या में वृद्धि दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। हालांकि जो जमीनी हालात है उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मतलब क्या कि वास्तविक तो अर्थों में देखें तो ऐसा नहीं कि भारत की कोस्ट लाइन जो है, जो तटरेखा है, वो इस कारण बढ़ गई है कि भारत को कुछ क्षेत्रीय स्तर पे बड़ा गेन हुआ है। नहीं, बेहतर रिजोल्यूशन, कुछ ऐसे द्वीप जो किन्हीं कारणों से निगलेक्ट हो गए थे, क्या कारण है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उस कारण उनमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ठीक है, नई पद्धति में क्या है? 1:2.5 लाख। ठीक है, 1:2.5 लाख के स्केल पे उच्च सटीकता वाले इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट का उपयोग किया गया है। पहले ये जो था ये उतना सटीक नहीं था, उतना क्लोजर नहीं था। इसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तटीय विवरण को क्या है, बारीकी से दर्शाता है और डिटेल में जाता है। एक बात समझिए ना, ऊपर से आप देखते हैं तो कोई चीज बहुत छोटी लगती है, जैसे जैसे उसके नजदीक आते जाते हैं वो बड़ी लगती जाती है। जैसे अगर आप एरोप्लेन की बात करें तो आपको जब आप बहुत ऊपर से देखते हो तो एकदम टाइनी सा दिखता है, जब वहीं लैंड करते हो तो बहुत बड़ा दिखता है। वही चीज है कि आप स्केल कितनी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, इस मापन को जो सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जो हाइड्रोलिक्स कार्यालय है, NHO जो है, नेशनल हाइड्रोलिक्स ऑफिस, उसके द्वारा इसको मापा गया है। ये जो डेटा यहां पे देख रहे हो। ठीक है, और क्या है इसका जुड़ो बिंदु? बात करें कि पहले जो हमने मापा था, ठीक है, वो क्या था? वो 1:4,50,000 यानी कि 1 के सापेक्ष 4,50,000 का रेजोल्यूशन था, जो बहुत ज्यादा था, बहुत ब्रॉडर लेवल पे देखता था। अब जो अनुपात है जिसको देखा गया है 1:2,50,000, वो और इन डेप्थ में जाता है। हो सकता है बाद में और ज्यादा
और बेहतर रेजोल्यूशन के हमारे पास तकनीक हो और बेहतर तरीके से हम इसको माप सकें। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो तटरेखाएं अत्यधिक अनियमित संरचनाएं हैं। ठीक है, डेटा का जो रेजोल्यूशन क्या है बढ़ाना, जो डेटा का रेजोल्यूशन बढ़ रहा है ये माप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूलर को कम करने जैसा है। मतलब होता है ना कि रूलर और पास लेते जाइए, उसकी बात यहां पे हो रही है। क्या है, उदाहरण के लिए 1 किलोमीटर का रूलर भूमि संरचना में कई छोटी अनियमितताओं को अनदेखा कर देगा, लेकिन अगर 1 मीटर का रूलर होगा तो छोटी छोटी चीजों को भी वो कैप्चर करेगा। जैसे हम बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं तो हो सकता है घास फूस पेड़ वगैरह न दिखे, नजदीक आएंगे तो वही घास फूस वो पेड़ बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, तो वो जो जितना क्लोज का रूलर है वो उतनी ज्यादा छोटी सी बारीकियों को पकड़ता है, और यही कारण है कि कोस्ट लाइन जो है हमारी बड़ी दिख रही है। ठीक है, उच्च रेजोल्यूशन डेटा जो है वो समुद्र तट, उसके मोड़ और वक्र को अधिक जटिल विवरणों में कैप्चर कर सकता है। कम रेजोल्यूशन डेटा में ये विवरण नहीं दिखते हैं, फ्लैट दिख जाते हैं। तो इसीलिए जो कैमरे का आविष्कार हुआ, कैमरा और ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन का होता गया, तो आज हम बहुत दूर से बैठे, जैसे भी आप में से बहुत सारे सैमसंग या आईफोन इस्तेमाल करते होंगे, उनको जब आप जूम करते होंगे तो बहुत दूर से बहुत दूर की चीजें बड़ी पास और बड़ी स्पष्ट दिखने लगती हैं। वही फायदा यहां पे भी दिखना चाहिए। ठीक है, कम रेजोल्यूशन में विवरण चिकने हो जाते हैं और सीधी रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं। मोड़ और वक्र के न होने से लंबाई कम हो जाती है। अब अगर मैं इसको सीधे सीधे बोलूं और मैं इसी को इसको ऐसे करूं तो दोनों की लंबाई को नापेंगे तो निश्चित तौर पर जो वक्र वाला है वो ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो पिछला अनुमान अधिक पारंपरिक और मैनुअल गणनाओं का परिणाम था, अब इनकी जगह पे आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर, ये जो है आधुनिक जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है उसने जगह ले ली है। जीआईएस, इस पे बहुत से वीडियो बन चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसने क्या लिया है, आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर ने इसकी जगह ले ली है जो भूभाग की अनियमितताओं को सटीकता से पकड़ने में सक्षम है। तो बेहतर सॉफ्टवेयर, अ बेटर रेजोल्यूशन एंड अ गुड एक्यूरेसी, और हमको बेहतर रिजल्ट मिलता है जो बढ़ती तटरेखा के रूप में दिख रहा है। वृद्धि का एक अन्य कारण क्या है, कई अपतटीय द्वीपों की तटरेखाओं को शामिल करना है। ठीक है, जो पिछली जो गणना हुई थी उसमें वो शामिल नहीं हो पाए थे, जिन्हें पिछली गणनाओं से बाहर रखा गया था। इनमें से कुछ द्वीप या तो छोटे पैमाने के डेटा में दिखाई नहीं दे रहे थे या माप के मैनुअल तरीकों की व्यावहारिक बाधाओं को पीछे निकल गए थे। जैसे छोटे द्वीप हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हम हाई टाइड की बात करते हैं, लो टाइड की बात करते हैं। हाई टाइड और लो टाइड दोनों समय में जो लैंड है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से दिखता है। तो बेसिकली उसी की बात हो रही है कि ऐसे बहुत सारे द्वीप थे, लिखा है ना इसमें, जो पुरानी गणनाओं में क्यों बाहर थे, क्योंकि छोटे थे या जो पैमाना था, जो डेटा सेट हमारा था उसके हिसाब से वो बहुत नीचे, मतलब उनको ऊपर से वो द्वीप लग भी नहीं रहे थे, तो उनको ऊपर से फ्लैट मान के आगे बढ़ गया था। लेकिन अभी वो द्वीप लग रहे हैं तो उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, एक और बिंदु है जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है, समुद्र तट विरोधाभास। इसको समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, ब्रिटिश गणितज्ञ थे और भौतिकविद थे लुइस फ्राई रिचर्डसन, उन्होंने 1950 के दशक में इसके बारे में कहा था। क्या कहा था, जैसे क्या है कि जो तटरेखा हमको ऊपर से मैनुअल दिखती है, दरअसल वो बहुत संकुचित होती है, जितना डीप में जाते जाएंगे उतना ज्यादा और विस्तारित होती जाएगी। इसका एक उदाहरण ये भी है, हम समझाएंगे उसको, इसका एक उदाहरण ये भी है कि ऐसा हो सकता है हर 10 वर्ष बाद इसका मापन होगा। हो सकता है कि 10 वर्ष बाद जब हम इसका दोबारा मापन करें तो तटरेखा हमारी और बड़ी लंबी दिखे। तो हो सकता है 10 वर्ष बाद कोई और वीडियो कर रहा होगा तटरेखा और बढ़ गई। ठीक है, आते हैं, क्या है इस विरोधाभास की पहचान की थी, क्या है कि भारत की तटरेखा की नई लंबाई का अनुमान कहीं ज्यादा सटीक है, लेकिन फिर भी यह वास्तविक लंबाई नहीं है, यह भी और वास्तविक हो सकता है। ठीक है, वास्तव में भारत की तटरेखा किसी भी अन्य तटरेखा की वास्तविक लंबाई को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि एकदम क्लोज जाके मापना इज नॉट पॉसिबल। इतने सारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप में इधर देखा जाए या उधर अंडमान में देखा जाए, इतने ज्यादा डेप्थ में उतर के हर चीज को मापना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, तो हम इसको किसी अन्य मापक से मांग रहे तो वहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, यह प्रसिद्ध तटरेखा विरोधाभास है। तटरेखा जैसी अत्यधिक अनियमित विशेषताओं की कोई सीमित लंबाई नहीं होती, उनकी लंबाई उस पैमाने या रेजोल्यूशन पर निर्भर करती है जिस पर उन्हें मापा जा रहा है, जिस पर उन्हें क्या किया जा रहा है, मापा जा रहा है। ठीक है, उन्हें हमेशा अधिक विस्तार से देखा और मापा जा सकता है और लंबाई क्या है बढ़ती जाएगी, तो और बेहतर रेजोल्यूशन आएगा। जैसे हमने 2.5 लाख पे आ गए, हम और कम पे आएंगे, 45,000, 20,000, 30,000 पे आएंगे तो और विस्तृत हो सकता है कि 1000 किलोमीटर और उसकी लंबाई बढ़ जाए तटरेखा की। ठीक है, चलिए कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ तटरेखा के केस में, पर्वतों के केस में या नदी के किनारों की बात की जाए तो नदी की जब लंबाई मापते हैं तो वहां पे भी आता है, क्यों कि लिखा है ना कि किनारों के साथ उनकी लंबाई की गणना करने से तटरेखा को मापने जैसी समस्या होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि तटरेखा बहुत मुड़ते मुड़ते जाते हैं। अब हर चीज को वहीं पे एक आदमी को बैठा के इंची टेप से तो माप नहीं पाएंगे, कहां पे उड़ रही, कहां पे कट रही है। आज
बाढ़ ज्यादा है तो कहीं अंदर तक चली गई, कल बाढ़ कम, पानी कम होगा तो कहीं और आ जाएगी। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है। तो क्या है, तटरेखा हमको बार बार समस्या आती है। हालांकि नदी में क्या होता है कि नदी की लंबाई की गणना ज्यादातर मुख्य धारा के साथ की जाती है, न कि किनारों के साथ में, क्योंकि यार उसका जो किनारे होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो हमेशा वो सही रहे, हमेशा वैसे लगे, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए और बिंदु पे बात कर लेते हैं। लंबाई की माप की सटीकता का एक कारक है, और जैसे जैसे तकनीकी प्रगति के कारण अधिक सटीकता उपलब्ध होगी, यह लंबाई और भी बढ़ जाएगी। तो जैसे आज मैं कह रहा हूं कि 48% बढ़ चुकी है, हो सकता है 10 वर्ष बाद कोई और वीडियो कर रहा हो कि 50% और बढ़ गई है, ठीक है। इसी कारण से अब यह अभ्यास हर 10 साल में करने का आदेश दिया गया। हर 10 साल में यह अभ्यास होगा और नापा जाएगा, और इसको याद रख लीजिएगा, इसको कहते हैं समुद्र तट विरोधाभास, या हम इसको क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स, ठीक है, इसको कोस्ट लाइन पैराडॉक्स भी कहते हैं। चलिए कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। क्या है, 2016 में भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय द्वारा किए गए एक अभ्यास में ये द्वीपों वाले बिंदु पे बात कर रहे हैं, ठीक है, में 1382 अपतटीय द्वीपों को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि जब राज्य सरकारों और तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने ऐसे कुछ अभ्यास किए तो ये 1334 आया, इसका मतलब ये कम हो गया। फिर क्या है, बाद में डेटा मिलान हुआ, अभ्यास हुआ, उसका परिभाषाओं में अस्पष्टता को दूर किया गया और वर्गीकरण को पुनः मानकीकृत किया गया, जिससे देश में अपतटीय द्वीपों की नई संख्या क्या हो गई है, अब 1298 हो गई है। इस अभ्यास में 91 तटीय द्वीपों को भी सूचीबद्ध किया गया, वापस से 91 जो तटीय जो द्वीप थे उनको वापस से सूचीबद्ध किया गया। द्वीपों की कुल संख्या 1389 है। इसमें असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में जो नदी द्वीप है वो शामिल नहीं है। यानी कि वो द्वीप जो ऊपर से जब बड़े स्केल पे हम देखते थे तो वो नहीं दिखते थे, क्लोजर स्केल पे वो द्वीप भी दिख रहे हैं, तो उनको यहां पे शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए कुछ और बिंदु क्या है, नए आंकड़ों से भारत की भूभाग और इलाके के बारे में बेहतर समझ विकसित हुई है। निश्चित रूप से प्रशासनिक, विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी निहितार्थ हैं, ठीक है, इन पे और काम किया जाना चाहिए। हालांकि इनका परिचालन संबंधी भी महत्व हो सकता है, मतलब कि भविष्य में जब हमको अपने, जैसे भी आएगा इसमें टर्म, जब हम कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात करेंगे, उसको बेहतर करना होगा, या अपने कोस्ट के तहत सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, परिचालन को बढ़ाना होगा, व्यापार को बढ़ाना होगा, तो ये जो नया समीकरण है, ये जो नई तरीके हैं, ये काम आएंगे, बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए नई तटरेखा कुछ स्थानों पर तटीय क्षेत्र विनियमन यानी कि CRZ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। तटीय कटाव को रोकने या जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए तटरेखा को मजबूत बनाने के प्रयासों पर भी असर पड़ेगा। पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी असर पड़ने की संभावना है। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक असर ही पड़ेगा, ठीक है, सकारात्मक असर ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ बिंदुओं पे और बात कर लेते हैं। राज्यवार तटरेखा का विवरण देखा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, जो आपने पढ़ा था, बिल्कुल गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, 2340 किलोमीटर की है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा तमिलनाडु की है जो 1068 किलोमीटर की है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की 1053 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल की कितनी है, 721 किलोमीटर की है। इंडियन एक्सप्रेस का एक प्रॉपर आर्टिकल है, उसमें आप बाकी स्टेट्स के बारे में भी जानकारी देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको क्लिक करेंगे, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तटीय राज्यों की बात कर ली जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, तटीय प्रदेश हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जीके में इंक्लूडेड होना चाहिए। तटीय सीमाएं क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई हैं, और इस कारण भी टफ होता है। ये बहुत ही डीप, मतलब डीप क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। द्वीप समूह की बात कर ली जाए तो भारत के विस्तृत मुख्य भूमि में 2 द्वीप समूह हैं। आपको लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में पता होगा, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रवाल निर्माण के लिए उल्लेखनीय है, तथा इन द्वीपों में भूमध्य रेखीय वनस्पति और संवहनी वर्षा का क्या होता है, अनुभव हम कर सकते हैं। अब इन द्वीपों के साथ भी है कि इनके भी बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बारिश में आपको ना दिखे, और कम बारिश, जब नॉर्मल बारिश है तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखे, तो इन सारे द्वीपों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस कारण हमारी जो तटरेखा है वो ज्यादा दिखी है, ठीक है। महत्व प्रभाव क्या होगा, समुद्री सुरक्षा में बेहतरी होगी, हम अपनी कोस्ट लाइन को और बेहतर नेविगेट कर पाएंगे, नाप पाएंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन में बहुत ज्यादा ये सहायक होगा। कैसे, अधिक सटीक तटरेखा डेटा आपदा योजना प्रबंधन में क्या होगी, सहायक होगी। हम और बेहतर चीजें डिप्लॉय कर पाएंगे, ठीक है, और डिटेल में डिप्लॉय कर पाएंगे, क्योंकि अब तुमको पता है भी कि कहां पे उतार है, कहां पे चढ़ाव है, हर चीजें हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी भी बहुत हेल्प होगी। क्या, अपडेटेड डेटा अधिक सटीक और मानकीकृत है, बेहतर राष्ट्रीय योजना और समुद्री जो दिक्कतें हैं, योजनाएं हैं समुद्र से जुड़ी, समुद्र के विकास से जुड़ी, समुद्र के आर्थिक विकास से जुड़ी, समुद्र से जुड़े आर्थिक विकास से
जुड़ी हर चीज में हमको फायदा होगा। ठीक है, संसाधन प्रबंधन के बहुत फायदा होगा क्या कि तटीय वातावरण संसाधनों में उत्पादक आवासों और समृद्ध जैव विविधता के कारण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और बहुत ज्यादा हमको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, अंततः हम क्या कह सकते हैं, चूंकि तटरेखा डेटा 2024-25 से शुरू होकर हर 10 साल में अपडेट किया जाएगा, तो भविष्य में और बेहतर रिजल्ट देखने की उम्मीद है, तटरेखा बढ़ने की उम्मीद है, सुधार यानी कि जो हमारी तटरेखाओं से जुड़े जो बिंदु हैं जिनको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, इन सब में हमको बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, यह संशोधन केवल एक आंकड़ों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे वैज्ञानिक प्रगति हमारी भौगोलिक समझ को बेहतर बनाती है। यह भारत की समुद्री क्षमता और तटीय प्रबंधन की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। तो एक महत्वपूर्ण चीज है और आशा करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। एक प्रश्न है, इसको नोट किए जाइएगा, क्या कि तटरेखा को मापने का फ्रैक्टल सिद्धांत क्या है और इसे किसने प्रतिपादित किया था। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे दे सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे दे सकते हैं, दोनों अभी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। इसके पहले मैं बताता चलूं कि 23 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है हमारे लॉन्ग टर्म बैच में। ठीक है, लॉन्ग टर्म बैच में 23 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं। हमारे इस बैच से जुड़ने के लिए करना क्या है, आपको नीचे लिंक दी होगी या सीधे स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट कीजिए। इस कोर्स को जब सिलेक्ट करेंगे, 23 जून को क्लोज हो रहा है, तो वहां पे जाइए, उसके व्यू PDF में जाकर डिटेल को देखिए। डिटेल देखने के बाद आप मुतमईन हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे इस बैच से जुड़ने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो बात हो SIP की, बात हो PRP की, बात हो MRP की, बात हो SIM की, बात हो IGP की, मेंटरशिप की, किताबों की, अनलिमिटेड क्लासेस की, क्वेश्चंस की, हर चीज, टेस्ट सीरीज, हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में, जो हमारे रैंकर टेस्ट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप प्रीलिम्स आपका निकल जाता है, पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी। तो हर वो फीचर जो आपको जरूरी है, और अगर आप 2027, 28, 29 या 30 को टारगेट कर रहे हैं, ये द बेस्ट बैच है जिससे आप जुड़ सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए। और ये जो इवनिंग लॉन्ग टर्म बैच है, ये 23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, 23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, सर्च बॉक्स में डालेंगे ऑफिशियल विकास, तो आप मेरे चैनल यानी कि UPSC बाय विकास सिंह से जुड़ जाएंगे। और vikas.singh@studyIQ.com ये मेरी ईमेल आईडी है, यहां पे आप मुझे उत्तर लिख के भेज सकते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़ी किसी जानकारी को आप साझा करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का जो बैच है उससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड, स्टडी IQ के हर कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए दिस इज द कोर्स विच यू नीड। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि भविष्य में और किस दिशा में भारत बेहतर कर सकता है अगर तट रेखा हम और बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सके, तो मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा आपका। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।